ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग फेराडेस लॉ पढ़ रहे थे। फेराडेस लॉ में हमने फेराडेस लॉ, लेंज लॉ मिलाकर कंबाइंड एक इक्वेशन बनाई थी। कंबाइंड हमारी इक्वेशन क्या बनी थी कि जो भी ईएमएफ डेवलप होता है किसी लूप में, वो अपन लिख सकते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, और डी फाई बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। नाउ दिस फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स is defined as integration of b vector dot a vector, मतलब इसको अपन लिख सकते हैं b dA cos theta, b dA cos theta, इसको लिख सकते हैं b dA cos theta। थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। फिर हमने देखा था कि फ्लक्स चेंज करने के लिए हम है ना तीनों क्वांटिटी में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। हम क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर रहे थे अलग अलग तरह के। कुछ क्वेश्चन में बी चेंज हो रहा था, मैंने आपको एरिया चेंज होने वाला क्वेश्चन भी दिखाया था, एंगल चेंज होने वाला नहीं करा था अपन ने। तो आज अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें हमने बहुत सारे टर्न्स बना रखे थे। ये इसके एंड से, लेकिन इसमें बहुत सारे टर्न्स है, बहुत सारे टर्न्स है। ये एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें बहुत सारे टर्न्स है। द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज ए। तो बहुत सारे टर्न्स है। कितने टर्न्स है? तो एन टर्न्स है। इसका एक्सिस है जिसके अबाउट इसे हम रोटेट कर रहे हैं। ये एक्सिस है जिसके अबाउट इसे हम घुमा रहे हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। दिस लूप, रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर इसके बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैंने T0 की सिचुएशन शो करी है। T0 पर ये डायग्राम है, प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब जैसे जैसे घूमेगा तो फ्लक्स चेंज हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड आप बी अज्यूम कर लो। तो बताओ इसमें फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा? ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स की बात चल रही है, वो अंडरस्टूड रहता है। तो हर बार मैं लिखूंगा नहीं मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है, वो आप समझ लेंगे अपन की बात चल रही है ईएमआई की, तो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ डेवलप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, चलो चलो आयुष का जवाब भी आ गया मेरे पास। बहुत बढ़िया आयुष। आयुष ये आपने मुझे ईएमएफ का जवाब दिया है, मैंने फ्लक्स का भी पूछा है, तो फ्लक्स भी बताओ। जल्दी से करिए सब। चलो ऋत्विक का भी जवाब आ गया, वेरी गुड ऋत्विक। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था पेपर में कुछ एरर वगैरह है क्या, ऐसा कुछ? तो पेपर में कुछ भी आपको करेक्शन नहीं लगा? कुछ लगा क्या आपको कोई क्वेश्चन में गलती है ऐसा कुछ? मैंने बोला था वो करेक्शन वगैरह तो बता सकते हो आप, बोलो। मैं आपको ग्रुप पे भी मैसेज कर देता हूँ।
चलो तो नहीं लगा मतलब आपको, है ना? ठीक है, आपके ग्रुप में मैंने क्वेश्चन नंबर भेजा है, आप उसको देखिएगा, है ना? वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन, ठीक है? चलो, तो एक फ्लक्स का और भी जवाब आ रहा है, निमित्त का भी आ गया, ठीक है? देखो जब ये लूप रोटेट करेगा तो एक्चुअली लूप है कैसा है, ये लूप रखा कैसा है, तो ये लूप कुछ इस तरह से रखा है, ये ऐसा कुछ रखा है ना? और इसे आप, इसका एक एक्सिस है, उसके अबाउट ऐसे घुमा रहे हो, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। तो जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट इज रोटेटिंग, ये ऐसे जब घूमेगा तो इसका एरिया वेक्टर रोटेट कर रहा है, बट द मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अप, मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अप। तो थोड़ी देर में डेफिनेटली एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल आ जाएगा। अगर इसको सामने से देखोगे तो शुरू में ऐसा दिख रहा है, थोड़ी देर बाद लूप ऐसा दिखेगा, सामने से देखोगे मैग्नेटिक फील्ड वाज अप, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अप डायरेक्शन में दिखेगी, एंड दिस वाज द पॉइंट और एक्सिस जिसके अबाउट ये घूम रहा था। तो टी टाइम में कितना एंगल घूम गया होगा, ओमेगा टी, ओमेगा टी एंगल घूम गया होगा, दिस इज करेक्ट ना? एकदम ऐसे सामने से देखोगे तो आपको पहले लूप इस तरह से दिखेगा, सामने से लाइन दिखेगी और वो घूम रहा है ऐसे। तो टी टाइम में वो ओमेगा टी एंगल घुमा तो एरिया वेक्टर जो होगा इसका वो भी वर्टिकल लाइन से ओमेगा टी एंगल पे आ चुका होगा, वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल लाइन से ओमेगा टी पर है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन वर्टिकली अप डायरेक्शन। तो अब दोनों के बीच में से फ्लक्स तुम लिख सकते हो इजीली, नंबर ऑफ टर्न इन द लूप, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और दोनों के बीच में एंगल का कॉस, ये आ गया फ्लक्स का एक्सप्रेशन। और ईएमएफ के लिए बस इसे कर दो डिफरेंशिएट, पर याद रखो ईएमएफ हमने माइनस साइन भी लगाया था, जब डिफरेंशिएट करोगे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में आता है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एन वी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा हमारे पास ईएमएफ। चलो, तो ये मैक्सिमम बच्चों को तो सही दिखे नहीं था मुझे, क्लियर है क्या सबको? ओके, नाउ अगर मैं पूछूं इनके ग्राफ, क्या आप ग्राफ बता सकते हो फ्लक्स का और ईएमएफ का ग्राफ विद साइन क्या आएगा? है ना? फ्लक्स दिख रहा है कॉस का फंक्शन है तो डेफिनेटली कॉस का ग्राफ बना दो उसे, ऐसा कुछ दिखेगा। और ईएमएफ दिख रहा है साइन का फंक्शन है तो साइन का बना दीजिए उसे, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। ये ईएमएफ का ग्राफ साइन वाला, साइनसोइडल ईएमएफ, साइनसोइडल करंट, बस इससे ही एसी जनरेट होता है। अल्टरनेटिंग करंट जो घरों में सप्लाई होता है ना, उसके जनरेशन का यही तरीका होता है, एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमा देते हैं, उस कॉइल के अंदर फिर अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही ईएमएफ जनरेट हो रहा है और हमारे घरों में सप्लाई करा जा रहा है। ठीक है, मतलब और बीच में बहुत सारी चीजें भी है, पर एक जनरल आइडिया अपन समझ सकते हैं, एसी जनरेटर पढ़ा अपन ने, ठीक है? ये क्या पढ़ लिया हमने आज, एसी जनरेटर, क्या पढ़ लिया हमने ये, एसी जनरेटर, समझ में आ रही बात? एसी जनरेटर। चलो, तो हमने ये अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस देख चुके हैं जिसमें थीटा, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। अब और भी केसेस देखते हैं अपन, और भी कुछ केसेस देखते हैं। चलो, तो एक अगला केस स्ट्रेट वायर का बता चुका था मैं आपको, रिंग वाला भी केस दे चुका हूँ, एक्चुअली मैं रिंग वाला भी दे चुका हूँ, है ना? और अपन क्या केस ले लेते हैं, चलो अगला केस, ये एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के इस साइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हियर, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, बी, एंड देयर इज अ लूप इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल लाइक दिस, एक सेमी सर्कुलर शेप का हमारे पास लूप है यहाँ पर, दिस इज अ सेमी सर्कुलर लूप, ठीक है? इस लूप की रेडियस कितनी है, r, इसके सेंटर के अबाउट इसे घुमाया जा रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, अबाउट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर लूप इट इज बीइंग रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसको ऐसे घुमा रहे हैं हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो आपको अगेन मुझे बताना है फंक्शन एज अ टाइम का फंक्शन फ्लक्स और ईएमएफ, फ्लक्स और ईएमएफ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम,
flux and EMF in loop is a function of time. बताइए, करिए, ग्राफ भी बनाइएगा फिर, एंड ग्राफ भी बनाइए। चलो, तो फिर से बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था ये वाला, कि हमारे पास एक सेमी सर्कुलर लूप है, दिस इज अ सेमी सर्कुलर लूप, उसके सेंटर के अबाउट उसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया है, यहाँ से वो हिंज है और इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, ऐसे घुमाया जा रहा है उसको, ठीक है, ये पूरा लूप ऐसे घूम रहा है ना। तो ये घूमेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, बिकॉज इस साइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बट उधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें जो फंक्शन ईएमएफ डेवलप होगा और फ्लक्स जो होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको फाइंड भी करना है और उसका ग्राफ भी बनाना है। करो, ये हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखा है, देखो मैंने। कोई आंसर नहीं आया अभी तक, क्या बात है? चलो, ऋत्विक का जवाब आ गया। ऋत्विक, थोड़ा सा पार्शियल जवाब है देखो आपका, है ना, थोड़ा अच्छे से सोचो। दिस इज पार्शियली करेक्ट आंसर।
क्या बात है, ऋतिक के अलावा किसी का आंसर भी नहीं आया अभी तक? जब ये लूप घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा, सोचो कि कितना एरिया अंदर होगा, एरिया कितना अंदर होगा तो उसका फ्लक्स सोच सकते हो, फिर फ्लक्स समझ में आ जाएगा आपको, है ना। अब डायग्राम बनाओ, सबसे बेस्ट तरीका है डायग्राम बनाओ। थोड़ी देर बाद इसका डायग्राम कैसा होगा, धीरे धीरे इसको इमेजिन करो अलग अलग टाइम पे। चलो दक्ष का भी आंसर आया, समझ का भी आया, गुड। आप अगर थोड़ी देर में डायग्राम बनाते हैं इस लूप का, छोटे से टाइम बाद देखते तो थोड़ा सा अंदर जा चुका होता है ये सेमी सर्कुलर लूप लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखता। थोड़े और टाइम बाद देखते तो आपको हो सकता है पूरा अंदर मिल जाए, थोड़े और टाइम बाद देखते तो थोड़ा बाहर आने लगता, फिर तो ये ऐसी होती ना सिचुएशन, लूप इज रोटेटिंग, तो ऐसी सिचुएशन होती, ठीक है। तो आप ये सोचो कि टी टाइम में कितना अंदर जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो ओमेगा टी अंदर गया होगा टी टाइम में, ठीक है। पूरा कब अंदर चले जाएगा, इसके लिए टाइम क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा टाइम पे पूरा अंदर चले जाएगा। उसके बाद टी ग्रेटर देन पाई बाय ओमेगा पे बाहर आने लगेगा, है ना। टी पाई बाय ओमेगा से जितना बड़ा होगा उतने उतने हिसाब से बाहर आ जाएगा। ये एंगल कितना होगा, दिस शुड बी टोटल एंगुलर एंगल रोटेटेड माइनस पाई बाय ओमेगा। ये टोटल कितना घुमा, माइनस पाई बाय माइनस पाई, इतना एंगल आ जाएगा ये, समझ में आ रहा है क्या ये। अब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना एरिया है वो समझ सकते हो। जनरल टी टाइम पे देखो इतना एरिया था, इस टाइम पे इतना एरिया हो जाएगा, फिर इतना एरिया रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में। एरिया पहले बढ़ रहा है फिर कम भी हो रहा है, इसका भी ध्यान रखना, पहले बढ़ रहा है फिर रिड्यूस भी हो रहा है, उसका भी ध्यान रखना, है ना। कब तक बढ़ेगा, when t was greater than 0 and less than pi by omega, during this time फ्लक्स बढ़ेगा, उसके बाद कम होने लगेगा। समझ में आ रही बात ये, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन एनालाइज करना चाहिए अच्छे से। अब फिर यहाँ पे फ्लक्स लिख सकते हो आप, कैसे लिखोगे, द एरिया इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनटू बी, और एरिया तो परपेंडिकुलर है वेक्टर ऑफ एरिया मैग्नेटिक फील्ड के। So flux here in this situation, the flux, magnetic flux, it should be magnetic field into area, and that area will be area of sector, that is angle into r square by 2, area of sector ये होना चाहिए यहाँ पे फ्लक्स। लेकिन ये कब तक एप्लीकेबल है, when t is less than pi by omega, t greater than 0 and pi by omega से smaller। तो पहले फ्लक्स ये लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो वो कुछ बाहर आने लग गया, कुछ बाहर आने लग गया, तो अंदर कितना एंगल बचेगा वो देख लो, दैट एंगल शुड बी पाई माइनस दिस एंगल, है ना। भाई पूरा पूरा एंगल पाई था, पाई में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचा हुआ एंगल मिल जाएगा, 2 पाई माइनस ओमेगा टी दिखता है देखो, 2 पाई माइनस ओमेगा टी, है ना। तो अब क्या फ्लक्स हो जाएगा, यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो जाएगा 2 पाई माइनस ओमेगा टी इंटू आर स्क्वायर बाय 2, ये इंटू बी। आ रहा है क्या समझ में ये, और ये कब से कब तक अप्लीकेबल है, when t was greater than pi by omega and less than 2 pi, 2 pi by omega। बोलो ये बात समझ में आ रही क्या, ये वाला केस समझ में आया कैसे लिखा, ये वाला एंगल लिख दिया मैंने, दिस एंगल लिखा, ये एंगल कैसे लिखा, भाई ये एंगल पता है पूरा पाई एंगल होता है, तो पाई माइनस दिस कर दिया, समझे। चलो बच्चे तो मुझे यस बोल तो रहे हैं, ठीक है। तो प्लस आ गया, उसके बाद तो बस इसे डिफरेंशिएट करना है तो ईएमएफ आ जाएगा। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यही वाला एक्सप्रेशन जो टाइम वाला है वैसे एक्सप्रेशन यहाँ पर है, ओमेगा टी इंटू आर स्क्वायर बाय 2 इंटू बी, बस वहाँ माइनस साइन, तो पहले ईएमएफ नेगेटिव होगा बाद में पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ईएमएफ इस टाइम में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 आएगा, और वहां प्लस में लिख देना सेम चीज। तो ग्राफ आप भी बना सकते हो आप, फ्लक्स वर्सेस टाइम एंड ईएमएफ वर्सेस टाइम के ग्राफ। फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ, पहले फ्लक्स लीनियरली बढ़ेगा फिर ड्रॉप होगा, फिर बढ़ेगा फिर ड्रॉप होगा, बाद में ईएमएफ का ऐसा कुछ ग्राफ हो जाएगा। बोलो ग्राफ समझ में आ रहे,
ऋत्विक का तो रिप्लाई आ रहा है, अनिश का आ रहा है, बाकी बच्चे भी देख लीजिए। आयुष, इज दिस क्लियर? निमित का भी आ गया, वेरी गुड। पार्थ को भी आ गया, गुड। तो सभी बच्चे अच्छे से देख लीजिए, आयुष का भी रिप्लाई आ गया, वेरी गुड, है ना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा था, देखो आपके पास देयर इज अ फिक्स्ड लूप, एक फिक्स्ड लूप है जिसकी रेडियस a है, जिसमें करंट I है, और उसी लूप के एक्सिस पे एक छोटा लूप भी है, बट द स्मॉलर लूप इज मूविंग v स्पीड से। किसी इंस्टेंट पे बीच की डिस्टेंस मान लीजिए x, कुछ मान लीजिए, एज्यूम की डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज x, ठीक है, ये इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस x है ना। अब आपको मुझे बताना है कि इंड्यूस करंट क्या होगा स्मॉलर रिंग में, उसका रेजिस्टेंस अगर R है, तो इसे अगर मूव कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रही है, तो इसमें डेफिनेटली फ्लक्स चेंज होगा, तो ईएमएफ आएगा तो करंट भी आएगा। तो एक तरह से फ्लक्स निकालो, डिफरेंशिएट करो, ईएमएफ निकालो, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, करंट आ जाएगा। करो, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ईएमएफ की डायरेक्शन भी बताना है आपको, करंट की डायरेक्शन भी बताना है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताना है, देखो लिखिए यहाँ पे इन डायरेक्शन, करंट इंड्यूस इन इट्स डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन बताना है। मैं पुराना क्वेश्चन हटा देता हूँ। चलो, कोएक्सियल रिंग वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से। देयर आर टू कोएक्सियल रिंग्स, one is fixed, the other is moving, one is having a current, due to this current there will be magnetic field, and in the magnetic field of the first ring, second ring is moving, so the flux through the second ring will change, due to which there will be some induced EMF and current। तो आपको वही बताना है, induced current बताइए। सर, एक से स्मॉल रिंग स्टार्ट हुई है मूव करना की, वो जनरल पोजीशन है, कोई भी जनरल पोजीशन एक्स है ना। कोई मैंने बीच की सिचुएशन जो दिखा रखी है, वहां पर दोनों रिंग्स के सेंटर की डिस्टेंस एक्स है, और उस समय स्पीड v है। चलो, ऋत्विक का जवाब आ गया, काफी बड़ा सा जवाब है। देखो,
ड्यू टू अ करंट कैरिंग रिंग यू कैन राइट द मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन राइट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग। कितना था, वो क्या था फॉर्मूला, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I in the ring into area which is pi x square upon radius square plus this distance x square whole expression to the power 3 by 2, this expression to the power 3 by 2. This was the formula for the magnetic field, है ना, रिंग की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था। बस अब ये मैग्नेटिक फील्ड में छोटी सी रिंग रखी दूसरी, जिसकी रेडियस आपको देखो बहुत छोटी दी है, बहुत स्मॉल दी है, तो यू कैन एज्यूम दैट दिस फील्ड इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस एरिया, इसके पूरे एरिया में यही मैग्नेटिक फील्ड है, यू कैन एज्यूम दिस। तो B into area will be the flux, so flux should be B into area which will be pi B square। थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से लिख लेना, तो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होके नीचे केवल 2 बचेगा, तो म्यू नॉट I a स्क्वायर बाय 2 टाइम a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3 by 2, ये एक्सप्रेशन आया। इनटू मैग्नेटिक फील्ड करो तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो जस्ट अ मिनट, तो म्यू नॉट I a स्क्वायर बाय 2 टाइम a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 by 2 टाइम्स पाई b स्क्वायर, दिस विल बी द फ्लक्स, ठीक है, दिस विल बी द फ्लक्स, ये हमारे पास फ्लक्स आ गया। अब फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज विल बी ईएमएफ, तो ईएमएफ के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो जैसे ये रिंग मूव करेगी तो x चेंज होगा, तो v कैन बी रिटन एज dx by dt, v इज dx by dt, ठीक है। तो रिंग मूव करेगी, v को dx by dt, बस को डिफरेंशिएट करो तो d phi by dt इज ईएमएफ, but that d phi by dt can be written as d phi by dx into dx by dt by chain rule। तो phi को x के साथ डिफरेंशिएट करके लिख दो, इसको x के साथ डिफरेंशिएट करके लिखोगे, you will get mu naught I a square upon into pi b square भी था, तो pi आगे लगा दो, b square कर दो अपॉन, अब 2 टाइम x स्क्वायर ये वाला जो टर्म है पावर 3 by 2, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 by 2 पावर आगे आ जाएगी, ईएमएफ एक माइनस साइन पे आता है, तो माइनस से वो यहाँ का माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 by 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 by 2 का डिफरेंशिएशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5 by 2, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, तो फिर x का डिफरेंशिएशन dx by dt, जस्ट dx by dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो b, तो आपको ईएमएफ मिल गया। तो आप इंड्यूस करंट भी लिख सकते हो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो एक 2 से यहाँ का 2 कैंसिल हो रहा है, देखो तो न्यूमरेटर में 3 पाई म्यू नॉट I a स्क्वायर b स्क्वायर dx by dt को b into x होल एक्सप्रेशन डिवाइड बाय 2 टाइम a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एक बाय 2 कैंसिल हो चुका था, 5 by 2, ये आ गया आंसर। और रेजिस्टेंस से डिवाइड करना और बचा है, सॉरी, तो नीचे एक रेजिस्टेंस भी लिख दो, अब एक छोटा सा आंसर। चलो आ रहा है क्या समझ में एक्सप्रेशन? यस, सभी बच्चे देख लीजिए अच्छे से, कुछ भी इसमें डाउट हो तो देख सकते हो, बहुत इजी है। अगर भाई एक्सप्रेशन बड़ा है, उसके अलावा स्टेप तो बहुत आसान है। मैग्नेटिक फील्ड लिखना हमें आती थी, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया फ्लक्स होगा, वो भी आसान पॉइंट है, फिर फ्लक्स को डिफरेंशिएट करते ही ईएमएफ आता है, ये भी हमें पता है, तो इसमें बस डिफरेंशिएशन करना था, वो आपको आता है ऑलरेडी, मैथ्स में सीखा है, बस dx by dt को भी लिखना है। तो अगर स्टेप वाइज देखोगे तो इजी। अच्छा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, अब वो बात करते हैं। तो ऋत्विक का जवाब आ चुका है, सही है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर है, और जब लूप दूर जाएगा तो फील्ड इज रिड्यूसिंग, तो फ्लक्स मेंटेन करने की कोशिश करने के लिए इंड्यूस करंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, जिससे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी बन जाए, इस रिंग का जो इंड्यूस करंट है वो कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। सॉरी, बोलो क्या समझ में आ रहा है? चलो ऋत्विक को तो सही, ऋत्विक ने तो जवाब ही सही दे दिया था, बाकी बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, वेरी गुड। सो काफी इजी क्वेश्चन था, है ना। अब एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है आपके पास, उस पर आने से पहले मैं, चलो पहले वो कर लेते हैं, फिर इसका एक वेरिएशन मुझे बताना है आपको, ये कर लेते हैं। डायरेक्शन नहीं आया, डायरेक्शन देख लो वापस से। द मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस बिग लूप इज इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में थी,
और जैसे जैसे मैं इस रिंग को दूर लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड विल रिड्यूस, रिंग को दूर लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगी, तो रिंग दूर जाने में मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रही है, बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रही है, सॉरी दूर जाने से मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रही है, तो रिड्यूस करंट उसे बढ़ाने के लिए ऐसा आएगा कि इधर ही मैग्नेटिक फील्ड बन जाए, तो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए ऐसा करंट होना चाहिए। आया क्या समझ में? यस। चलो अब वो हो गया है, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो करो जल्दी से, मैं समझा देता हूँ। देयर इज अ मैग्नेट व्हिच इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट से उसे ड्रॉप कर दिया, इट इज ड्रॉप अलोंग द एक्सिस ऑफ अ फिक्स्ड कंडक्टिंग रिंग, फिक्स्ड कंडक्टिंग रिंग से इक्वल डिस्टेंस पे दो पॉइंट है 1 और 2, वहां पर मैग्नेट का एक्सेलरेशन मान लो a1 और a2 है, मैग्नेट का एक्सेलरेशन यहाँ पर a1 और a2 है और ग्रेविटी नीचे g, ठीक है। a1 एंड a2 आर द एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट एट द पॉइंट 1 and 2, कंपेयर देम विद ग्रेविटी, उन्हें ग्रेविटी से कंपेयर करो, बस सिंपल सा क्वेश्चन करो। निश्चित का जवाब आ गया है, ठीक है निश्चित, देखते। निश्चित के अलावा बाकी बच्चे भी दीजिए जवाब, सोचिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। दक्ष वेरी गुड। चलो अब जिनका ये आंसर आ चुका है उनसे मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि कंपेयर A1 एंड A2, A1 A2 को भी कंपेयर करो, A1 A2 को भी कंपेयर करो। A1 A2 को भी आपस में कंपेयर करो। ऋत्विक नहीं बेटा, गलत जवाब। नहीं, A1 A2 बराबर नहीं होंगे। चलो सबसे पहली चीज, A1 एंड A2 दोनों G से कम होंगे, ये दोनों ही G से कम होंगे, काफी बच्चों ने मुझे बताया है, ये बिल्कुल सही जवाब है। क्यों G से कम होंगे? क्योंकि जब मैग्नेट यहाँ पहुंचेगी तो मैग्नेट पे mg का फोर्स जो डाउनवर्ड लग रहा है, एक mg का फोर्स जो डाउनवर्ड लग रहा है, अब लेकिन मैग्नेट के नीचे आने से ये जो रिंग है ना इसमें करंट आएगा, ये कंडक्टिंग रिंग है और मैग्नेट नीचे आ रही है, नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, तो ये भी नॉर्थ पोल जैसा करंट बनाकर उसे अपोज करने की कोशिश करेगी, तो अपोज करेगी तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड का भी फोर्स आएगा ऊपर, फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड एफबी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो ऊपर डेफिनेटली mg से तो कम ही रहेगा, नीचे गिरेगी मैग्नेट तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आता नहीं है, तो लेकिन उसकी वजह से एक्सेलरेशन तो कम हो जाएगा जी से, क्योंकि ऊपर भी एक फोर्स है, तो ये तो समझ में आया। अब जब मैग्नेट नीचे पहुंचेगी यहाँ पर, अब मैग्नेट दूर जा रही है, तो इंड्यूस करंट ऐसा होगा जो मैग्नेट के दूर जाने का अपोजिशन करेगा, वो उसे ऊपर की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर वेट तो अभी भी नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अब ऊपर हो जाएगा। क्यों ऊपर होगा? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऊपर क्यों होगा? क्योंकि मैग्नेट दूर जाने की कोशिश कर रही है,
जो भी इंड्यूस करंट आता है बाय लेंज लॉ, वो जो भी हो रहा है उसका अपोजिशन करेगा। मैग्नेट दूर जा रही है, मैग्नेट के दूर जाने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज का अपोजिशन क्रिएट करने के लिए अपवर्ड फोर्स आएगा। फोर्स शुड बी इन अप डायरेक्शन, दैट फोर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम mg एंड डिवाइड बाय मास। अब जो एक्सीलरेशन आएगा ये भी g से कम होगा, तो a1 a2 दोनों g से कम। चलो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर सबको, a1 a2 दोनों ही g से कम है ना। अब मैंने पूछा था a1 a2 का आपस में भी कंपेयर करो, a1 a2 का आपस में भी कंपेयर करो, तो आप ये देखो कि कंटिन्यूअसली मैग्नेट एक्सेलरेट हो रही नीचे, तो उसकी जो स्पीड होगी, यहाँ अगर u है, यहाँ अगर v है, तो v विल बी ग्रेटर देन u, राइट, v विल बी ग्रेटर देन u। अब बताओ फटाफट कौन सा एक्सेलरेशन ज्यादा कौन सा कम होना चाहिए? क्या दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बराबर होगा? बताओ, क्या इंड्यूस करंट दोनों सिचुएशन में सेम आ रहा होगा? जैसा अभी ये क्वेश्चन में करा ना हमने, ये जो करंट लूप होता है, करंट लूप जो छोटा सा है, ये इसको अपन मैग्नेट जैसे ही मान सकते हैं ना, दिस इज आल्सो क्रिएटिंग सम मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक मैग्नेट का मोशन दूसरे लूप के एक्सिस पे हो रहा है, वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, वहां पे वेलोसिटी पे डिपेंडेंट चीज होती है, वेलोसिटी ज्यादा तो इंड्यूस करंट ज्यादा, इस इंड्यूस करंट ज्यादा होने से नीचे की सिचुएशन में फोर्स ज्यादा लगेगा, है ना। नीचे की सिचुएशन का जो फोर्स है वो ज्यादा होगा पहले की सिचुएशन के फोर्स से, तो डेफिनेटली फोर्स रिपल्शन फोर्स ज्यादा है यहाँ पर, तो A2 कम हो जाएगा A1 से, समझे। इम्पैक्ट अगर मेरे पास बहुत ही लंबी एक पाइप हो, कंडक्टिंग पाइप हो, बहुत लंबा कंडक्टिंग पाइप हो और उसके अंदर बहुत कम रेजिस्टेंस हो, अच्छा कंडक्टर हो, खूब अच्छा कंडक्टर हो, तो उसमें मैग्नेट को गिराने पे हो सकता है कि ये फोर्स बराबर हो जाए मैग्नेट mg से, और फिर टर्मिनल वेलोसिटी से मैग्नेट गिरेगा नीचे, समझे बात। टर्मिनल वेलोसिटी से मैग्नेट गिरेगा। इनफैक्ट इसी पॉइंट पर ओलंपियाड में क्वेश्चन आ चुका है एक बार, सेम यही, उन्होंने थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल वर्क करके ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछा था, सेम टर्मिनल वेलोसिटी डिराइव करवा रही थी। चलो क्या ये अच्छे से क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है ना। अब मैंने जो पिछला क्वेश्चन है ना वो हटाया नहीं, उसका एक रीजन है। देखो ये जो करंट लूप है, दिस इज लाइक अ मैग्नेट, करंट लूप क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट भी क्रिएट करते हैं। तो यही जो क्वेश्चन है ना, मैग्नेट मूव कर रहा है, उसकी वजह से इंड्यूस करंट कितना है, वो इंड्यूस करंट आप निकाल भी सकते हो, वो इंड्यूस करंट आप निकाल भी सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही हमारा, एक बार मैग्नेट है विथ नॉन मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है m, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। ऑन द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट देयर इज अ लूप, लूप छोटा नहीं है, लूप काफी बड़ा है, उसकी रेडियस को स्मॉल मत मान लीजिएगा। ऑन द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट देयर इज लूप, ठीक है, रेडियस ऑफ लूप इज a, ओके, और ये इस लूप का एक्सिस कोई मैग्नेट है, मैग्नेट मूव कर रही है टुवर्ड द लूप v स्पीड से, या फिर लूप मूव कर रहा है टुवर्ड द मैग्नेट v स्पीड से, एक ही बात है, रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है ईएमएफ जनरेशन। तो 10 पूछ रहा है a1 a2 लेस देन a1, फिर से बता दूं बेटा, यहाँ पे स्पीड्स कंपेयर करो, नीचे जब पहुंचेगा मैग्नेट स्पीड ज्यादा होगी, ज्यादा स्पीड होगी तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा तो इंड्यूस करंट ज्यादा, ईएमएफ ज्यादा आएगा, इंड्यूस करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ज्यादा तो रिपल्शन फोर्स यहाँ पे ज्यादा है, ऊपर ऊपर लूप में ऊपर का फोर्स ज्यादा है तो ग्रेविटी से ज्यादा कम एक्सेलरेशन होगा, समझे। चलो अगला क्वेश्चन, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया है, ये लूप दे दिया है a रेडियस का। अब मैग्नेट की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो, आपको पता है एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड किसी जनरल पॉइंट पे कैसे लिखना है, तो किसी जनरल पॉइंट पे मैग्नेट मान लीजिए बहुत छोटा है, शॉर्ट मैग्नेट है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड आप जनरल पॉइंट पे लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ जनरल पॉइंट पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो लिखना,
और उस मैग्नेटिक फील्ड का फिर इंटीग्रेशन वगैरह करके इस एरिया पे फ्लक्स निकालना, फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज से फिर इसमें ईएमएफ निकालना। चलो तो ये मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड ईएमएफ इन लूप। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? There is a short magnet which is moving on the axis of a loop. Loop is conducting. लूप के एक्सिस पे मैग्नेट मूव कर रहा है। मैग्नेट की वजह से मैग्नेट मूव करेगा तो मैग्नेट की वजह से यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स क्रिएट होगा, वो चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा। तो ईएमएफ पूछा है, कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको पहले तो फ्लक्स निकालना पड़ेगा। फ्लक्स कैसे निकालोगे? सेंटर से किसी जनरल रेडियस पे जाना, स्मॉल आर वगैरह रेडियस पे जाना, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको मैंने दे दी है मैग्नेट और लूप के बीच की, दिस इज सपोज एक्स। सेंटर से सपोज वाई डिस्टेंस पे जाना और यहाँ पर एक रिंग जैसी बनाना। उस पूरी रिंग पे सिमेट्री जैसी मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी, एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो सोचना, उस मैग्नेटिक फील्ड का इस रिंग में फ्लक्स कितना आएगा वो निकालना, और फिर ऐसे ही इस पूरे लूप का फ्लक्स निकाल पाओगे रिंग्स के फ्लक्स को एडप्ट करके। हाँ, तो एट द इंस्टेंट शोन आपको ईएमएफ बताना है, बिल्कुल सही। जब भी मैं कुछ कहूँ नहीं ना तो वो एट द इंस्टेंट शोन ही होता है, ठीक है। जब आपसे बोल दिया कि कोई सर्किट डायग्राम दे दी, कुछ भी दे दिया और पूछा ईएमएफ बताओ, तो ईएमएफ बदल सकता है, तो एट द इंस्टेंट शोन ही बताना है। जब टाइम का फंक्शन पूछा है तो स्पेसिफिकली टाइम का फंक्शन लिख दिया जाता है। चलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? करना क्या ये समझ में आ रहा है? मैंने थोड़ा सा आइडिया भी दिया कैसे करोगे आप, ठीक। तो ये होमवर्क लिख लीजिए, आप इसको ट्राई करके लाइएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास एक रिंग है जिसकी रेडियस मान लीजिए कि स्मॉल आर है, बी मान लीजिए, और उसके सेंटर से ए डिस्टेंस पर ऑन अ स्ट्रेट लाइन विच इज शोन लाइक दिस, उस पर कोई इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड v से ट्रेवल कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड v से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। यू कैन अज्यूम दिस b इज वेरी स्मॉल देन a, यू कैन अज्यूम दैट b इज वेरी स्मॉल देन a, ठीक है। आपको मुझे बताना है वो जो रिंग है उसमें मान लीजिए रेजिस्टेंस पता है आपको, तो उस रिंग में कितना इंड्यूस करंट आ रहा होगा उसका एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ चाहिए। अज्यूमिंग इलेक्ट्रॉन माइनस इन्फिनिटी से चालू करके माइनस इन्फिनिटी से चलते प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कंप्लीट लाइन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इंड्यूस करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इंड्यूस करंट कितना ही नहीं बताना है, जो ग्राफ बताना है आपको, वो भी अप्रोक्सीमेट। तो एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, अप्रोक्सीमेट रफली क्या ग्राफ होना चाहिए बताना। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया, लिख देता हूं, ड्रॉ रफ और अप्रॉक्स graph of induced current in loop as a function of time। चलिए करिए उसको, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, सोचिए।
एक एक मेरे पास आंसर आया है, कुछ स्ट्रेट लाइन टाइप ग्राफ नेगेटिव टू पॉजिटिव गोइंग। नो, थोड़ा और अच्छे से सोचो। थोड़ी सी हिंट दे देता हूं मैं आपको। देखो इलेक्ट्रॉन मोशन में है, मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है वो निकाल सकते हो आप यूजिंग बायो-सेवर्ट्स लॉ। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन जो वहां मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी उसका एक्सप्रेशन वो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल को क्यू वी क्रॉस आर अपॉन मॉड आर क्यू। ये एक्सप्रेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का मूविंग चार्ज की वजह से। तो सोचो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, है ना, सोचो। फिर मैग्नेटिक फील्ड का रेट, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया और उसका रेट ऑफ चेंज विल बी द ईएमएफ। ईएमएफ जैसा होगा वैसी करंट आ रहा होगा, तो इंड्यूस करंट हो जाएगा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ को लिख देना माइनस डी फाइव। माइनस साइन डायरेक्शन भी होता है, फॉर द टाइम बिंग हम उसे हटा देते हैं, डिवाइड बाय आर। और डी फाइव के लिए क्या करोगे, पाई बी स्क्वायर एरिया होगा इनटू डीबी बाय dt। डीबी बाय dt को लिख सकते हो डीबी बाय dx इफ दिस डिस्टेंस इज x इनटू dx बाय dt। ठीक है, तो इतना सब तो आइडिया दे दिया मैंने। अब बस आपको डीबी बाय dx सोचना है। डीबी बाय dx सोच लिया तो हो गया तुम्हारा काम। करो 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 करो, दिमाग लगाओ, सोचो समझो, अच्छे से करो। निमित गलत है बेटा। आयुष, जो भी बोला क्यों बोला आपने, इसका रीजन बताओ, ऐसा क्यों कह रहे हो आप। मैग्नेटिक फील्ड एक्स के साथ, मैग्नेटिक फील्ड का दिख रहा है आपको एक्सप्रेशन क्या है ना, बस उसके अंदर अच्छे से एक्स का रिलेशन निकाल लो। तो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये डिस्टेंस एक्स ये ए, तो आपको आर पता है कितना है, वेलोसिटी क्रॉस आर, तो वेलोसिटी क्रॉस आर में आपको ये एंगल लगेगा, है ना, ये एंगल लगेगा, ये एंगल यूज होगा। मॉड ऑफ वी क्रॉस आर लिखोगे वी आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब, तो नीचे एक आर का स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एंड व्हाट इज sin थीटा, sin थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज r, तो ये पावर 3/2 हो गई, परपेंडिकुलर इज a। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। और कुछ चीज चाहिए कि अब हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या होगा, तो फाइनल आंसर आपको दिमाग लगाना है। देखो इतना सब कुछ तो लिख दिया है मैंने बोर्ड पे, भाई बी का एक्सप्रेशन लिख दिया है, इंड्यूस करंट का एक्सप्रेशन लिख दिया है, तो अब और क्या चाहोगे मेरे से तुम। भाई इंड्यूस करंट तुम्हारा निकल चुका है, अब ग्राफ बनाना है, ग्राफ आप बनाओ। देखो चलो वो भी रफ ग्राफ पूछा है मैंने, एग्जैक्ट ग्राफ तो पूछा ही नहीं है, अप्रोक्सीमेट ग्राफ दिखेगा कैसे बस ये बताना है आपको। तो
ऋतिक बोल रहा है बम्प टाइप, कैसा ऋतिक, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, बोल के एक्सप्लेन कर दो। हिल, नहीं भाई, आपको ये भी सोचो कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पूरे में प्लॉट करना है। ये x की वैल्यू इधर माइनस इंफिनिटी से चालू होके जीरो हो रही है, जीरो के बाद प्लस इंफिनिटी भी जा रही है, ये भी ध्यान रखो। चलो तो मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी लिख के बताऊं क्या, जब b को डिफरेंशिएट करोगे, देखो x स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में 2x into dx by dt आएगा, 2x into dx by dt आएगा, है ना, वो dx by dt तो लिखा है, into 2x आएगा। तो ये जो इंड्यूस करंट है, इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू x। आप अगर देखोगे तो इंड्यूस करंट इज प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, मतलब x जीरो पर ये जीरो हो जाएगा, जब x जीरो है तो जीरो होगा, और पहले और बाद में x को नेगेटिव और पॉजिटिव रखने से डायरेक्शन भी बदलेगी। तो इंड्यूस करंट वर्सेस x कुछ ऐसा होना चाहिए, पहले की डायरेक्शन मान लो पॉजिटिव मानी तो बाद में नेगेटिव होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। इट शुड बी लाइक दिस, x जीरो पे जीरो भी होगा, सिमेट्री होगी दोनों तरफ, वो मेरे पास इधर स्पेस कम था तो सिमेट्री नहीं बना पाया मैं, ऐसा कुछ होगा। हमारा दक्ष x जीरो पे इन्फिनिटी नहीं है, x जीरो पे जीरो है, आप देखो b का एक्सप्रेशन में x जीरो, ये db बाई dx आ रहा है, इसमें x आ जाएगा, है ना, तो x जीरो पर जीरो होगा। चलो अच्छे से देख लो, कहीं कोई डाउट लग रहा है, कुछ समस्या लग रही है तो पूछ लो, क्योंकि अभी भी मैंने सब कुछ तो अच्छे से बोर्ड पे लिखा है, लेकिन कई चीजें आपको असेंबल करना है। इंड्यूस करंट के एक्सप्रेशन में डीवी बाय डीएक्स लिखकर आपको लिखना पड़ेगा वैल्यूज वहां पर, है ना, तो आप असेंबल करके पूरा एक्सप्रेशन बना लीजिएगा, देखिएगा कैसा एक्सप्रेशन है ना, वेरिएशन सही है कि नहीं सोचिएगा, ठीक है, एक जीरो पे जीरो होगा कि नहीं ये। चलो क्या है, क्लियर है अच्छे से पूरा। तो x जीरो पर हमें इंड्यूस करंट जीरो दिख रहा है, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। बच्चों का, कई बच्चों का अभी भी जवाब आया था मेरे पास, तो x जीरो पर सोच रहे थे करंट मैक्सिमम है, पर यहाँ ऐसा है कि x जीरो पर करंट जीरो है, ऐसा क्यों, क्या आप इसको मैथमेटिकली नहीं, आप देख कर कुछ और तरीके से मुझे समझा सकते हैं कि x जीरो पर क्यों आ गया करंट जीरो, x जीरो पर करंट जीरो क्यों आ गया। एनीवन, फ्लक्स इज जीरो, नो, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट ऐसा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, हाँ मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू द बोर्ड ही है। सो मैं तो बस जानना चाह रहा हूँ कि भाई करंट क्यों जीरो आ गया, इंड्यूस करंट, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, उससे कैसे एक्सप्लेन हो रहा है कि करंट जीरो है, वो तो हमेशा ही इनटू द बोर्ड है, इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका डीएल वेक्टर इधर बनेगा, तो डीएल क्रॉस अंदर ही आएगा, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो फ्लक्स भी होगा, फ्लक्स इज नॉन जीरो, फ्लक्स नॉन जीरो है, इनफैक्ट उस समय फ्लक्स मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, ये एक्स जीरो होने पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो उसका रेट ऑफ चेंज जीरो होगा, सिंपल सी बात है, फ्लक्स मैक्सिमम है तो उसका रेट ऑफ चेंज जीरो, है ना, जब इलेक्ट्रॉन सबसे पास में होगा तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी लूप से, तो फ्लक्स मैक्सिमम, तो रेट ऑफ चेंज जीरो। हमारे दिमाग में हमको क्या लगता है कि फ्लक्स मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, नहीं, फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज से ईएमएफ आता है ना, तो फ्लक्स मैक्सिमम तो उसका रेट ऑफ चेंज जीरो होगा, क्लियर। वो इंड्यूस करंट आपके दिमाग में जो आया ना कि एक्स जीरो पे मैक्सिमम होना चाहिए, वो इसलिए आ गया क्योंकि एक्स जीरो पर फ्लक्स मैक्सिमम है, तो हम गलत सोच लेते थोड़ा सा। चलो क्या है, पॉइंट क्लियर है, ओके वेरी गुड, है ना, तो ये अपन ने क्वेश्चन करा। अच्छा ये क्वेश्चन कई जगह पर मिलता है और कुछ जगह पे इसके आंसर में मिस्टेक्स भी मिलेगी आपको, तो डोंट वरी अगर इसका आंसर कभी किसी जगह पे मैच नहीं करे, तो इसके आंसर में मैंने देखा है कई जगह मिस्टेक्स भी रहती है, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन, एक हमारे पास सिलेंडर है, उस सिलेंडर पे हमने मेटल के वायर की वाइंडिंग बना रखी है, मेटल के वायर की वाइंडिंग बना रखी है। ये एक मूवेबल कॉन्टेक्ट है विच इज मूविंग विद स्पीड वी वी स्पीड से इसे हम मूव करा रहे हैं, मतलब इसको जॉकी है जिसको शिफ्ट करा रहे हैं। और यहाँ पर एक और हमारे पास लूप है लाइक दिस। ये दोनों लूप है ना एक ही सॉफ्ट आयरन के मटेरियल पे बाइंड करे हुए हैं, एक ही सॉफ्ट आयरन पे बाइंड करे हुए। दिस इज सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी बहुत हाई होती है, तो परमेबिलिटी बहुत हाई होने से क्या होता है कि उसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, और जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इधर भी फ्लक्स बना देगी। ठीक है, अब देखो जॉकी मूव करेंगे तो यहाँ करंट वरंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसमें भी इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना पी क्यू के बीच में, इसमें करंट की डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द वायर पी क्यू, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द वायर पी क्यू, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द वायर पी क्यू। लिख लीजिए क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द वायर पी क्यू। करिए, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द वायर पी क्यू। चलो ऋत्विक का जवाब आ चुका मेरे पास, ऋत्विक सही है। दक्ष, देखो दक्ष सोचो आपस से। निश्चित का भी आया है, निश्चित सही है, वेरी गुड। चलो निमित का भी आ गया, वेरी गुड। चलो देखते हैं अपन। देखो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालना लेंज लॉ से निकालते हैं, उसके लिए सबसे पहले इनिशियली किधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वो सोचेंगे। तो बैटरी की वजह से जो करंट होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो वो करंट इस लूप में कुछ इस तरह से है। ठीक है, लूप में जो करंट की डायरेक्शन है, राइट हैंड के फिंगर घुमाओ उसकी डायरेक्शन में, तो ड्यू टू लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पता चल जाएगी। वो देखो इस डायरेक्शन में क्रिएट हो रही लूप के मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बट दिस करंट इज रिड्यूसिंग बिकॉज द जॉकी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ रहा है। जैसे जॉकी को मैं उधर ले जाऊंगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस सर्किट में आएगा, तो करंट इज रिड्यूसिंग, हेंस मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो रिड्यूसिंग। तो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सेकंड लूप से लिंक्ड है, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सेकंड लूप से लिंक्ड है जो कम हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है तो इंड्यूस करंट चाहेगा उसे बढ़ाने की, तो इसी डायरेक्शन में एक्स्ट्रा फील्ड क्रिएट करना चाहेगा, तो ऐसा करंट आना चाहिए, ऐसा करंट आना चाहिए।
तो जो भी वायर आपको बाहर दिख रहे हैं उसमें देखो अप से नीचे अप डाउन करंट होना चाहिए, ऊपर से नीचे करंट होना चाहिए लाइक दिस। तो वो करंट देखो फिर PQ में ऐसा फ्लो करने वाला है। ये आ गया आई इंड्यूस। आ रहा है क्या समझ में? तो मैग्नेटिक फील्ड पहले तो वो समझो किस डायरेक्शन में है, और वो बढ़ रही की कम हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीजिंग वो समझो। तो दिस जॉकी इज शिफ्टिंग लाइक दिस, so resistance is increasing, hence current should be reducing। करंट रिड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, तो इंड्यूस करंट चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन करना, तो इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करेगा। दैट्स व्हाई करंट विल बी लाइक दिस। क्या ये क्लियर है? काफी बच्चों के जवाब तो ऑलरेडी सही आ चुके थे, तो देख लो अच्छे से, किसी को उसमें कुछ भी डाउट अच्छे से देखो। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या हुआ है, हमारे पास है ना एक रोप है, एक कंडक्टिंग वायर है। आयुष क्या समस्या है बेटा? मैंने ऑलरेडी 2 बार तो बताया, आपने जब तो कुछ कहा ही नहीं मुझे। कौन से वाले पॉइंट में दिक्कत है आपको बताओ? आयुष बात कर ले क्या, अपन माइक से बात कर सकते हो? सर एंड इफ नॉर्मल रहता विदाउट रजिस्टर तो इंड्यूस Q2P। नहीं, अगर भाई रजिस्टर चेंज ही नहीं होता, रजिस्टर में रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता तो करंट कैसे चेंज होता? करंट चेंज नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती, तो इंड्यूस करंट आता ही नहीं। ठीक है, चलो ये जॉकी को शिफ्ट करेंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस सर्किट में आएगा। सही बात है क्या? थैंक सौरभ। आयुष यस। बस उसके बाद फिर बाकी चीजें सोचो, बाकी चीजें सोचो। फिर जॉकी को शिफ्ट करेंगे हम तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज तो करंट डिक्रीज, करंट डिक्रीज तो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूसिंग, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस तो ये इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ऐसा करंट आना चाहिए। दिख गया अपन को? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो देखो एक मेरे पास है ना वायर है, वायर है जिसके दो एंड देखो यहाँ पर है ना, एक रस्सी जैसा वायर था, रोप जैसा फ्लेक्सिबल वायर है मेरे पास। इस फ्लेक्सिबल वायर के दोनों एंड को है ना मैंने एक रिंग से पास करा है और नीचे ऐसा होल्ड करके रखा है। ठीक है, अब इन दोनों ही वायर को मैं 20 फीट से पुल कर रहा हूँ, मैं 20 फीट से खींच रहा हूँ। तो इनको खींचने से क्या होगा, ये सर्कल धीरे धीरे शेप में छोटा होते जाएगा। ये सर्कुलर शेप ही है बट छोटा होते जा रहा है। ठीक है, अब किसी इंस्टेंट पे इसकी रेडियस r है, किसी इंस्टेंट पे इसकी रेडियस r है, और यहाँ पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। तो ये कोई इंस्टेंट का डायग्राम दिया मैंने, किसी इंस्टेंट पर द वायर इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल विद अ रेडियस r and the two ends of the wire are being pulled with a speed v through a fixed ring। ये कोई फिक्स्ड रिंग है, उस फिक्स्ड रिंग में से वायर के दोनों रस्सियों के एंड निकाल के खींच रहे हैं हम। तो उसको खींचेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली एरिया कम होगा, एरिया कम होने से फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द इंस्टेंट शोन। इस इंस्टेंट पे आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। वेरी बार एट द इंस्टेंट शोन फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, एट द इंस्टेंट शोन फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ।
चलिए सोचो क्या हो रहा है यहाँ पर। जब मैं इन दोनों एंड्स को पकड़ के पुल करूंगा, दोनों एंड को पकड़ के पुल करूंगा, है ना, मुझे इस इंस्टेंट पे चाहिए, इस इंस्टेंट पे ईएमएफ चाहिए। तो आपका आंसर है ना, मुझे इस इंस्टेंट पे चाहिए। तो ऋत्विक का जवाब आया है। ऋत्विक आपने तो टाइम के फंक्शन में कुछ बता दिया है। ठीक है, वो भी चलेगा। ये भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार कुछ गलत चीजें कर लेते हैं। जब हम दोनों एंड रस्सी के पकड़ के खींचेंगे तो उससे मेन चीज क्या कम होगी? जब भी दोनों एंड पकड़ के पुल करेंगे तो क्या कम होगा इस लूप में? रेडियस कम होगा नहीं, एग्जैक्ट वी किससे डायरेक्टली रिलेट होगा? लिमिट इंस्टेंट भी निकाल पाएंगे अपन, एरिया से नहीं बेटा, सरकमफेरेंस कम होगी। भैया आप जो रस्सी को पकड़ के खींच रहे हो ना, तो रस्सी इस सर्कल की सरकमफेरेंस पर है, वो रोप इस सर्कल की सरकमफेरेंस पर है, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस वो कम होगा। तो दोनों एंड 20 फीट से पुल करा तो जो सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, उसका रेट ऑफ चेंज इज 2v। ये बात समझ में आई क्या? सरकमफेरेंस का रेट ऑफ चेंज इज 2v। ठीक है, बिकॉज द रोप विच इज पुल्ड इज ऑन द सरकमफेरेंस। रोप की लेंथ कम हो रही है, रोप की लेंथ, आप रोप को पुल करोगे तो यहाँ रोप की लेंथ कम होगी, मतलब सरकमफेरेंस कम होगी। तो हमें यहाँ से मिल गया कि 2 पाई dr by dt is 2v and circumference is reducing, so I should put a negative sign here. Okay, now आपको dr by dt मिल गया। अब फ्लक्स लिखो, फ्लक्स थ्रू द लूप should be b into pi r square, so EMF that should be minus d phi by dt minus b तो कांस्टेंट है, pi r square का 2r dr by dt। You can substitute the value of dr by dt, dr by dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, माइनस v बाय पाई, तो माइनस v पाई 2r इंटू माइनस v बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस कैंसिल, 2brv आंसर। बोलो कुछ आया समझ में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर इसको स्टेप बाय स्टेप ढंग से समझ के करो तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें बस दिक्कत यही होती है ना कि दिमाग में गलत अपन इमेजिन करने लग जाते हैं। हम वो एरिया का रेट ऑफ चेंज को 2v मान लेते हैं, रेडियस के रेट ऑफ चेंज को 2v मान लेते हैं, उसमें गड़बड़ कर देते हैं। चलो तो आंसर सही क्या? सर फाइनल स्टेप समझा दीजिए। फाइनल स्टेप तो कुछ भी नहीं बेटा, बस ये मैंने तो ईएमएफ को डी फाई बाई डी टी लिखा, डी फाई बाई डी टी मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसमें चेंज कौन हो रहा है आर, तो डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी की वैल्यू उठा के लिख दी, डी आर बाई डी टी की वैल्यू लिख दी बस। तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन जो भी कट पिट रहा था काट दिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल चेंज हो रहा है, वही तो मेन चीज थी जो इस वजह से समझ रहे थे भाई, सर्कल का पेरीमीटर चेंज होगा ना जब मैं रस्सी को पुल करूंगा, तो पेरीमीटर इज 2 पाई आर, उसका रेट ऑफ चेंज इज 2v, और माइनस इसलिए लगाया बिकॉज पेरीमीटर इज रिड्यूसिंग। आएगा समझ में? है ना, when this rope is being pulled, this length is changing and this length is perimeter और circumference। चलो ठीक है, तो आज मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है। अच्छा इसके अलावा अब आप है ना बिगिनर बॉक्स 2 एंड 3 पूरा 100% कर लो, 100% हो जाएगा। पिछली क्लास में मैंने बोला था करके लाना, हार्ड एंड फास्ट नहीं था, बट आज करके लाना है। तो नेक्स्ट क्लास में बिगिनर बॉक्स 2 एंड 3 डिस्कस करेंगे, थोड़ा आगे पढ़कर आइएगा। मोशनल ईएमएफ स्टार्ट करेंगे अपन, क्या होता है पढ़कर आइएगा। उसके बाद मोशनल ईएमएफ बेसिकली ईएमएफ जनरेट क्यों होता है ये बात करेंगे, ईएमएफ जहां भी जनरेट होता है हुआ क्यों, तो फैराडे ने बता दिया तो वो तो एक्सपेरिमेंट से पता चला, पर क्यों हो रहा है ऐसा, वो लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो ओके बच्चों। अच्छा कल मॉर्निंग में फिर से लिखा हुआ ये बोर्ड पे, तो सबको बता दूं कि हमारा डाउट टाइम है, सबने देख ही लिया होगा, मॉर्निंग 10:30 to 11:30।
ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सबको।